हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 12 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये हमारी पेंडिंग वीडियोस थी जिनको हम कवर कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडियन बैंक द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए नैब फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया गया है? तो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नैब फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया सके। ये देख लीजिए, नैब फाउंडेशन जो कि नाबार्ड की एक सब्सिडरी है, इसके साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले नाबार्ड द्वारा माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किसने किया था? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2020 में। ये नाबार्ड का प्रोजेक्ट है माई पैड माई राइट। तो जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ मशीनों की ज़रूरत होती है, तो ये मशीनें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा एक्वायर की जा रही हैं। अब मशीनें फ्री में तो आएंगी नहीं, उसके लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कौन देगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा माई पैड माई राइट कैंपेन के लिए, जो कि नाबार्ड का कैंपेन है और नैब फाउंडेशन द्वारा इसको रन किया जा रहा है। नैब फाउंडेशन नाबार्ड की सब्सिडरी है। नाबार्ड के विषय में बात कर लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जुलाई 1982 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गोविंदा राजुलू चिंतला रिसेंटली इसके चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI ने 50,000 तक 5,000 तक के कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए किस ऑयल कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है? तो 5,000 तक का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करने के लिए SBI ने IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। ये देख लीजिए, SBI और IOCL ने पार्टनरशिप की है ताकि 5,000 तक का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया है कार्ड के द्वारा। यानी कि अभी कितना होता था? RBI ने पहले बोला था कि 2,000 तक का आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन RBI ने वो लिमिट बढ़ा के 5,000 कर दी थी। तो अब SBI और IOCL ने इसके लिए पार्टनरशिप कर ली है ताकि जब आप पेट्रोल पंप पे ऑयल भरवाएं तो 5,000 रुपीज़ तक का जो पेमेंट है वो कॉन्टैक्टलेस तरीके से कर पाएँ। इसके लिए आपको रुपे डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी, यानी SBI रुपे कार्ड फैसिलिटी पे ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके पहले जो 1921 था उसमें 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। वही आपका 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन कौन है SBI के? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अंडर द नोज, यानी नाक के नीचे अधिकार। राइट अंडर द नोज ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है R गिरिधरन ने। किसने? R गिरिधरन। ये बुक है राइट अंडर द नोज, इसको R गिरिधरन द्वारा लिखा गया है। R गिरिधरन कौन है? RBI के मैनेजर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। R गिरिधरन ने रिसेंटली राइट अंडर द नोज ये बुक लिखी है। ये मत सोचिएगा कि आप मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ये बुक है, ये क्राइम से रिलेटेड ये बुक है, मतलब कि एक कहानी बनाई गई है मर्डर और पॉलिटिक्स पे आधारित है। राइट अंडर द नोज इसको R गिरिधरन ने लिखा है, जो कि RBI के मैनेजर हैं। पब्लिश कौन करेगा ये बुक? रूपा पब्लिकेशन इसको पब्लिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसके MD एंड CEO का चार्ज किसने लिया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO बने हैं J वेंकट-रामू। कौन बने हैं? J वेंकट-रामू। ये देख लीजिए, रिसेंटली J वेंकट-रामू इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO का कार्यभार ले लिया है। J वेंकट-रामू ने रिप्लेस किसको किया है? तो सुरेश सेठी को रिप्लेस कर दिया है। अभी तक J वेंकट-रामू चीफ डिजिटल ऑफिसर थे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अब IPPB के MD एंड CEO होंगे। IPPB ये गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन होता है? जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, यानी प्रदीप कुमार बिसोई हैं इस समय। हालांकि बात करें MD एंड CEO की तो J वेंकट-रामू बन गए हैं MD एंड CEO। देखिए, जब भी पेमेंट बैंक का नाम आए तो आप देखिएगा ये लोन नहीं दे सकती हैं और मैक्सिमम 1 लाख तक का ही डिपॉजिट ले सकती हैं और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती हैं, हालांकि ATM यानी डेबिट कार्ड जारी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जीज जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को देने के लिए NHPC लिमिटेड ने किसके साथ MOU साइन किया है?
तो रिसेंटली IREDA ने NHPC लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को वो दे सके। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने NHPC लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो NHPC लिमिटेड हैं इसके जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे उसमें इरेडा द्वारा अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दी जाएंगी। आप याद रखिएगा ये जो MOU है ये अगले 5 वर्षों के लिए है। तो इरेडा और NHPC दोनों ने रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में 5 वर्षों के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इरेडा क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत कार्य करती है। 1987 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और BP यादव इरेडा के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो में जो नवंबर 2021 में UN COP26 समिट हो रही है, COP26 समिट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इसको आप जानती हैं, उसके फुल टाइम प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो COP26 समिट के फुल टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं आलोक शर्मा। इंडियन यूके मतलब कि ओरिजिन के हैं आलोक शर्मा। ब्रिटिश इंडियन मिनिस्टर आलोक शर्मा, इनको COP26 के लिए फुल टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। तो आप देखिएगा यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी होंगे ये यूके के। तो ये जो ग्लासगो है ये स्कॉटलैंड में पड़ता है और स्कॉटलैंड यूके का ही एक पार्ट है। COP26 यूके द्वारा होस्ट की जाने वाली लार्जेस्ट समिट होगी, यानी अभी तक इतनी बड़ी कोई भी समिट यूके में होस्ट नहीं की गई है। लगभग 200 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नवंबर 2021 में होना है COP26 समिट। इसके पहले COP25 कहाँ हुई थी? मैड्रिड स्पेन में हुई थी। देखिए COP21 याद रखिएगा 2015 में हुई थी, इसी को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहते हैं। क्योंकि COP26 या COP25 या COP21 इनको UNFCCC द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, होस्ट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 154 पार्टीज द्वारा इसको साइन किया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान। रियो अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुई थी, आपको इतना याद रखना है। और अब आलोक शर्मा फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं COP26 समिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑल वुमेन पायलट टीम ने एयर इंडिया के जो फ्लाइट है उसको नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ाया है या फिर उड़ान भरी है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एयर रूट है। आपको पता है ये जो टीम थी एयर इंडिया की ऑल वुमेन टीम, इसको लीड कौन कर रहा था? तो इसको लीड कर रही थी जोया अग्रवाल। कौन? जोया अग्रवाल। ये देख लीजिए, ये हैं जोया अग्रवाल। ये उस ऑल वुमेन टीम की हेड थी जिसने नॉर्थ पोल के ऊपर से जो लॉन्गेस्ट एयर रूट है वहाँ से उड़ान भरी है एयर इंडिया के विमान में। तो एयर इंडिया के विमान में जोया अग्रवाल ने उस टीम को लीड किया जिसने लगभग 16,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। तो आप देखिएगा बेंगलुरु ये पहुँच गई हैं और नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी। कहाँ से उड़ान भरी थी? सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होती हुई ये इंडिया पहुंची हैं और उस टीम को लीड किया था जोया अग्रवाल ने। जोया अग्रवाल का नाम है देखिएगा, जोया अग्रवाल यंगेस्ट वुमेन थी जिन्होंने बोइंग 777 को भी उड़ाया था 2013 में। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। साथ ही साथ एयर इंडिया की फर्स्ट वुमेन कमांडर थी जोया अग्रवाल। एयर इंडिया की बात करें तो 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडर JRD टाटा। हालांकि नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। वर्तमान में CMD कौन है एयर इंडिया के? राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाईवेज हैं वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट LED लाइटिंग और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए NHAI द्वारा किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? तो NHAI ने EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो आपके हाईवेज होते हैं उनके किनारे LED लाइटिंग और EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकें। ये देख लीजिए, NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है, अनुबंध साइन किया है ताकि जो आपके हाईवेज हैं उनके रोड साइड पे सोलर पावर प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंट LED, साथ ही साथ EV चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जा सकें। तो NHAI प्लस EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये काफ़ी सारा काम करेंगे हाईवेज के साथ साथ मिलके। तो आप इतना याद रखिएगा। EESL की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो LED लाइट्स है ना आपको यही डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, यानी जो उजाला स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट यही कर रहा है। EESL क्या है? ये ज्वाइंट वेंचर है कई सारी कंपनीज का मिलके। 2009 में स्थापना हुई थी। RK सिंह इसके चेयरपर्सन हैं क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत कार्य करता है EESL।
रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 6 जनवरी को अपना 74th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। इस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन को किसके द्वारा अटेंड किया गया है? तो पीयूष गोयल जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर बन गए पीयूष गोयल। इन्होंने BIS के 74th फाउंडेशन डे यानी 6 जनवरी को अटेंड किया है। ये देख लीजिए, पीयूष गोयल ने BIS के 74th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन को अटेंड किया है जो कि 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान पीयूष गोयल द्वारा BIS की टॉय टेस्टिंग फैसिलिटी को भी इनॉग्रेट किया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं BIS की टॉय टेस्टिंग फैसिलिटी इसको किसने इनॉग्रेट किया? तो पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है। BIS की बात करें तो इनिशियली ये स्थापित किया गया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पर, आपका 1947 के आसपास स्थापित किया गया था। बाद में BIS एक्ट पास हुआ 1987 में, तब इसका नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पास कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत कार्य करता है क्योंकि आपका कंज्यूमर राइट एक्ट भी आपका 1986 में ही पास हुआ था। तो 1986 कंज्यूमर्स के विषय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में BIS के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी की जो ह्यूमन राइट्स सेल है इसके फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली गौतम चौहान इंडियन आर्मी के जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसके फर्स्ट ADG अपॉइंट हुए हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली मेजर जनरल गौतम चौहान को इंडियन आर्मी की ह्यूमन राइट्स सेल का फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अभी तक जो ह्यूमन राइट्स सेल थी उसमें कोई एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं होता था, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होता था। तो अब गौतम चौहान इंडिया के फर्स्ट आर्मी ऑफिसर हैं जिनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल इन इंडियन आर्मी अपॉइंट किया गया है। इंडियन आर्मी की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 28th आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और फर्स्ट CDS कौन है इंडिया के? जनरल विपिन रावत। देखिए, इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, पहले हैं KM करियप्पा और दूसरे सैम मानेकशॉ। और अब इंडियन आर्मी का जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसके फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? गौतम चौहान। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक एकेडमी सेटअप की गई है? तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक तमिल एकेडमी सेटअप की है तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो अच्छी बात भी है क्योंकि कैपिटल है, तो हमारे इंडिया की लगभग 22 भाषाओं के लिए एकेडमी यहाँ पे होनी ही चाहिए। तो तमिल एकेडमी सेटअप की जा चुकी है दिल्ली में तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये जो तमिल एकेडमी है इसके वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये तमिल संगम एन राजा, मेंबर ऑफ दिल्ली तमिल संगम एन राजा को इस तमिल लैंग्वेज एकेडमी का वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कोंकणी एकेडमी, जो कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, उसको प्रमोट करने के लिए कोंकणी एकेडमी भी सेटअप की गई थी। अब तमिल एकेडमी भी सेटअप की गई है। तो लगभग सारी एकेडमी ये सेटअप कर देंगे। दिल्ली की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन आपको याद ही होगा दिल्ली है। 1911 में इंडिया की कैपिटल बनी थी दिल्ली, उससे पहले कोलकाता था इंडिया की कैपिटल। अच्छा, दिल्ली को स्पेशल पावर दी गई हैं, विधानसभा सेटअप है यहाँ पे, आपको पता है यूनियन टेरिटरी में, जैसे पुदुचेरी में है वैसे यहाँ पे है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये विधानसभा दी गई थी दिल्ली को कैसे? 1991 में एक 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा दिल्ली को आर्टिकल 239 AA के तहत स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। आर्टिकल 239 AA याद रखिएगा, 69th अमेंडमेंट इन 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट ऑल वुमेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम किस स्टेट में डिप्लॉय की गई है? तो रिसेंटली यूपी में इंडिया की फर्स्ट ऑल वुमेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अपॉइंट की गई है। यूपी में कहाँ अपॉइंट की गई है? तो गढ़मुक्तेश्वर, गंगा नदी के आसपास जो गढ़मुक्तेश्वर टाउन है वहीं पर यूपी में इंडिया की फर्स्ट ऑल वुमेन टीम डिजास्टर मैनेजमेंट की सेटअप की गई है। ये देख लीजिए, ये वो टीम है, सिर्फ महिलाएं हैं इस NDRF टीम में। कहाँ पे सेटअप की गई है? यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में। तो फर्स्ट ऑल वुमेन टीम है NDRF की। अभी तक मेंस ही रहते थे या फिर मेन और वुमेन दोनों रहते थे, लेकिन अब फर्स्ट ऑल वुमेन टीम डिजास्टर मैनेजमेंट की कहाँ पे सेटअप की गई है? यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में। NDRF की बात करें, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, देखिए इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेटअप किया गया था। टोटल 12 बटालियंस हैं NDRF में। सबसे ज़्यादा बटालियन किससे आती हैं? पैरामिलिट्री फोर्स और BSF से आती हैं सबसे ज़्यादा, 3 आती हैं। बाकी CRPF से 2, CISF से 2, ITBP से 2 और SSB से 2। आपको 12 बटालियन याद रखनी चाहिए कि आपकी NDRF में 12 बटालियन है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये कार्य करता है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और एसएन प्रधान इस समय डीजी हैं आपके एनडीआरएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे घर होते हैं उनको फायर यानी आग के रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए भारत गृह नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी किसने स्टार्ट की है? तो भारत गृह ये आग के रिस्क से आपके घरों को प्रोटेक्ट करेगा। इसको लॉन्च किया है इरडाई द्वारा। किसने? इरडाई। ये देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत गृह नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी, होम इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, आपके घर में कभी आग लग जाए, चाहे पटाखों से लग जाए या कैसे भी लग जाए, तो घर की जितनी भी सामान होगा उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी है भारत गृह, जो फायर यानी आग के खिलाफ आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। 1 अप्रैल 2021 से सभी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भारत गृह पॉलिसी प्रोवाइड करनी होगी। इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उनको। IRDAI की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। सिक्योरिटीज़ जो मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। बैंकिंग को RBI और इंश्योरेंस को IRDAI। IRDAI की बात करें तो 1999 में स्थापना हुई थी, 1999 में। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर कब ट्रांसफर किया था? 2001 में। उससे पहले दिल्ली में था। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया, IRDAI के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो इंडिया के 20 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं उनको यानी प्रत्येक को कितने ऑफशोर सेंटर सेटअप करने की अगले 5 वर्षों में अनुमति दी गई है? तो अगले 5 वर्षों में प्रत्येक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा 3 ऑफशोर सेंटर सेटअप किया जा सकते हैं। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि इंडिया में जितने यानी 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं उनके द्वारा यानी प्रत्येक के द्वारा 3 ऑफशोर सेंटर अगले 5 वर्षों में सेटअप किया जा सकते हैं। ऑफशोर सेंटर यानी खुद को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में ये सेंटर सेटअप किए जाएंगे। एक इंस्टीट्यूट को 3 ही ऑफशोर सेंटर सेटअप करने की अनुमति दी गई है, यानी 20 × 3 तो आपके 60 ऑफशोर सेंटर हो जाएंगे तीनों के द्वारा। लेकिन इससे पहले आपको 3 मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये 3 मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अब खुद का ऑफशोर सेंटर सेटअप करने के लिए। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम 2017 से रन की जा रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा। इंडिया में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अभी तक टोटल 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस सेलेक्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें 10 आपके पब्लिक सेक्टर हैं और 10 प्राइवेट सेक्टर हैं। इसमें जो 10 पब्लिक सेक्टर हैं उनको प्रत्येक को 1000 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें अपने यहाँ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम UGC द्वारा रन किया रही 2017 से। 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इंडिया द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी द्वारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशंस को वायलेट करने के लिए माउंटेन व्यू डेवलपर समेत 3 अन्य लोगों को कितने समय के लिए बैन कर दिया गया है? तो सेबी ने रिसेंटली 6 मंथ के लिए 6 महीनों के लिए माउंटेन व्यू डेवलपर्स और 3 अन्य लोगों को बैन कर दिया है क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपना रहे थे। ये देख लीजिए, सेबी द्वारा माउंटेन व्यू डेवलपर्स और 3 अन्य लोगों को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रेगुलेशन है उसको वायलेट कर रहे थे। अन्य 3 लोग कौन हैं? राजेश चेतनजी तिवारी, आनंद बलवंतरी बुगानी और कौशिक बिपिन चंद्र धनकी, ये 3 लोग हैं। इनके साथ साथ माउंटेन व्यू डेवलपर्स, इन चारों को, ये जो 4 लोग हैं या एंटिटी हैं आप कह सकते हैं, उनको सेबी ने बैन कर दिया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है अपनाने के लिए। सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन बाद में 1992 में इसको सेबी एक्ट द्वारा स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। आप याद रखिएगा। सेबी ने सैंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, आपको याद ही होगा, किसके साथ मिलके? BSC के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अगले 5 वर्षों में टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के द्वारा कितने का फंड जो है यूटिलाइज किया जाएगा या फिर मोबिलाइज किया जाएगा? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में वो टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का फंड मोबिलाइज करेगा। ये देख लीजिए, NHAI ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के अंतर्गत वो 1 लाख करोड़ तक के फंड को मोबिलाइज करने की यानी रेज करने की प्लानिंग कर रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ का फंड मोबिलाइज किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, यानी कि किसी कंपनी को कह देगा कि आप टोल ऑपरेट करो और ट्रांसफर कर देने वाले की बाद में, तो 1 लाख करोड़ का फंड इससे मिल जाएगा। वो कंपनी ले लेगी ठेके पे और जो उससे आएगा उसे वो मेंटेनेंस करेगी और अपना कमाई करेगी। तो इससे क्या होगा? देखिए,
पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में प्लान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली जो है लग जाए तो आदमी वहाँ पे नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली लगाने के लिए खुद तो लगा नहीं पाएगी गवर्नमेंट, तो ये क्या करेगी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को अडॉप्ट किया है इन्होंने, ताकि हर टोल नाके पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया सके। तो मैन यानी जो आदमी अभी टोल कलेक्शन करते हैं वो हट जाएगा आपका। NHAI की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1995 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सुखबीर सिंह संधू इसके चेयरपर्सन है। हर जगह से आदमी को हटाने की प्लानिंग चल रही है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI द्वारा 14 डेज के रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के द्वारा कितने अमाउंट को बाय करने की योजना की गई है? तो RBI 14 डेज का जो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन होता है उसके द्वारा 2 लाख करोड़ को शक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 2 लाख करोड़ जो मार्केट में फैले हुए हैं उनको वापस लेने की कोशिश करेगा RBI। RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 15 जनवरी को वो 2 लाख करोड़ का ऑक्शन करेगा, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको सेल करेगा, उसके बदले 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वापस ले लेगा RBI। रेपो रेट में क्या होता है, RBI जो है बैंकों को लोन देता है 14 दिनों के लिए, और रिवर्स रेपो में क्या होता है, RBI 14 दिनों के लिए बैंकों से वापस मनी ले लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेन है, बाकी लेना देना तो आपको याद रखना है। हाँ, इससे आपको ये याद रख सकते हैं कि जब RBI रिवर्स रेपो ऑपरेशन को रन करेगा तो इससे क्या होगा, तो पैसा RBI के पास आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए कह सकते हैं आप। क्योंकि मनी सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और मनी सर्कुलेशन जब घटता है तो इन्फ्लेशन घटता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है मनी सर्कुलेशन। तो आप देखिएगा रेपो रेट में क्या होता है, जब रेपो रेट डिक्रीज करता है RBI तो मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब रिवर्स रेपो कर रहा है तो ये तो मनी सर्कुलेशन वैसे ही कम कर देगा, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। RBI के विषय में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। वर्तमान में 25th RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और हिल्टन यंग कमीशन जरूर याद रखिएगा, RBI से रिलेटेड है। फेमस पर्सनालिटीज जिनका रिसेंटली निधन हो गया, पहले कौन है, माधव सिंह सोलंकी, दूसरे कौन है, चित्रा घोष। दोनों विषय जान लेते हैं। ये हैं माधव सिंह सोलंकी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, आपको याद रखना है, साथ ही साथ विदेश मंत्री भी रहे थे। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, माधव सिंह सोलंकी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरी है चित्रा घोष, ये उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी चित्रा घोष, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो पॉलिटिक्स से बिलोंग करती थी चित्रा घोष, ये सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।